अस्सलाम वालेकुम। बजट 2024-25 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर ख़जाना कल जो बजट आदाफ मुकर्रर किए गए उसके पीछे क्या रीजनिंग थी उसको जस्टिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कल बजट जिस तरीके से हस्ब साबिक़ हस्ब रिवायत हुकूमत की तरफ से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, हुकूमत की तरफ से अवाम दोस्त बजट के दावे, लेकिन फाइनेंस बिल आने के बाद सूरत हाल जो है वो हम सब के सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज, मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेज जो हैं वो अपनी कॉमेंट्रीज के ऊपर कर रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में ज़रा थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, कल के बजट का डायसेक्ट करते हैं कि चीज़ें क्या निकल के सामने आ रही है। कैपिटल मार्केट ने बड़ा रिजॉइस किया, वहाँ पे तकरीबन 2000 पॉइंट्स की स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी देखी गई। ऑलमोस्ट अब तक 3% का इजाफा देखा गया। लेकिन जो सैलरीड क्लास है और नॉन सैलरीड क्लास उसके ऊपर, यानी एक आम ये हेडलाइंस भी देखिए कि लिखा गया अखबारों में कि जनाब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मौजें लग गई, लेकिन आम आदमी के ऊपर कुल्हाड़ा चढ़ गया है इस वक्त। तो कहां तक इसमें हकीकत है ये सब जानेंगे। अब्दुल कादिर मेमन साहब इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक पैटर्न इन चीफ और प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। कादिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टैक्स एक्सपर्ट आसिफ कस्बाती भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ कस्बाती आपका भी बहुत शुक्रिया। और असद अली शाह साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट, माहिर मालियाती उमूर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। असद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मेमन साहब सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए हुकूमत के जो वादे दावे सारे सब कुछ रियलिटी क्या है कल के बजट की? देखिए, रियलिटी ये है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आप यहाँ मदऊ करने का। देखिए, रियलिटी ये है कि ये इस मुल्क में जो है वो हम 100 रुपये कमाते हैं और 150 से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो उसको अगर हम देखें तो मद्देनज़र रखते हुए हमें कहीं अखराजात की कमी का नज़र कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। ये जो इस वक्त बजट पेश किया गया है ये भी कोई अबाउट 13 पॉइंट सम ट्रिलियन का डेफिसिट बजट है। और वो डेफिसिट जो है उसमें से तकरीबन कोई समझ लें कोई 12 ट्रिलियन के करीब जो है फिर बोरो किया जाएगा। तो आपको अंदाज़ा हो कि चाहे हमारा इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए, अगली दफ़ा हमारी जो डेट सर्विसिंग पे जो चार्जेस होंगे वो कम नहीं होंगे। तो ये एक ऐसी का गंभीर शक्ल है। दूसरा ये कि जो हमारा टारगेट रखा गया है रेवेन्यू का, विच इज़ अबाउट 12.9, वो 12.9 जो है वो इस तरह बनता है कि जी आपने कोई 1.76 ट्रिलियन के नए जो हैं वो टैक्सेस लगाए हैं। उस नए टैक्सेस में 500 मिलियन के तकरीबन कोई एग्जेम्पशंस हैं जिनको विड्रॉ किया गया है, जिसमें मेडिकेमेंट है, जिसमें दूसरा सैलरी क्लास पे लगाया गया है। कुछ रिटेलर्स होलसेलर का तकरीबन कोई 300 मिलियन का तखमीना है कि जो उनकी विदहोल्डिंग के ज़रिए उनको आएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत एम्बिशियस है, यहाँ से उनको नज़र आ रहा है, इतना मेरे ख्याल में होगा नहीं। अगर हम यूं ही सामने एक आदाफ रख लें कि हमारा अगर यही गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है 12-13% होगा और हमारी ग्रोथ 3.5% होगी, तो आज अगर हमने 9.5 ट्रिलियन अगर कलेक्ट किया है तो ये जाके 11 ट्रिलियन होता है। तो आई थिंक 11 ट्रिलियन से 13 ट्रिलियन को ले जाना मुझे लगता है अपीरेंटली कि इन हालात में इट विल बी डिफिकल्ट। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है हुकूमत की। शाह साहब, असद अली शाह साहब, आप ये फरमाइएगा कि एक ओवरऑल अगर एक बर्ड आई व्यू लें इस बजट का तो आप किस तरह से देख रहे हैं? अगेन एक बहुत बड़ा डेफिसिट बजट है इस वक्त सामने आया। फिर एक जरा ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में किन अदवार में आपने देखा कि सरप्लस बजट रहा, क्योंकि ये जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं इन सब में हमने देखा कि एक तवातर के साथ डेफिसिट्स बजट है, जबकि जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं होती उन अदवार में सरप्लस बजट होता है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कीजिएगा असद अली शाह साहब। जी बहुत शुक्रिया इमरान। मेरे ख्याल में डेफिसिट कुछ अदवार में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन सरप्लस बजट जो है मैंने तो नहीं देखा अपनी मेरे ख्याल में ज़िंदगी में सरप्लस नहीं होता। लेकिन डेफिसिट अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे ये अब्दुल कादिर मेमन साहब भी कह रहे थे कि अब पिछले साल का जो डेफिसिट था तकरीबन 13 ट्रिलियन था मैंने जो एस्टिमेट किया था, और इस साल भी ये 10-11 ट्रिलियन होगा। ये जो आउटगोइंग ईयर है तो गवर्नमेंट उसको कम दिखा रही है, लेकिन जो बोरोइंग्स हैं और जो सूरत हाल है मुझे लगता है कि ये 11 ट्रिलियन के करीब होगा। और अगले साल भी ये
12-13 ट्रिलियन का होगा डेफिसिट। तो असल इशू यही है इमरान के, जो सारी मईशत में बिगाड़ है, जो खर्चा है हुकूमत का, बहुत ज़्यादा हुकूमतों को फैला दिया है हमने। अभी इस साल भी देखें ना, 3.8 ट्रिलियन का तो डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए पैसे हैं नहीं। और ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम सूबों का और फेडरल गवर्नमेंट का 3.8 ट्रिलियन, जबकि शुरू में ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी, और अभी भी बजट में उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट की जो रेट है और जो फैलाव है उसको कम करेंगे, उसका रोल कम करेंगे, और जिसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन यानी उन्होंने एक्चुअली कहा कि ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, निकालेगी हुकूमत अपने आप को बिजनेसेस से। हाँ, तो वो तो कोई रिफॉर्म उस तरह का नजर नहीं आया ना। तो हुकूमत का काम का मतलब एसओई कितनी प्राइवेटाइज, अभी तो बातें ही हो रही हैं ना। और उनको स्ट्रेटेजिक जो हैं, जिनमें इतने लॉसेस हैं बिजली में हैं, कि जो पावर सेक्टर में, गैस सेक्टर में, और जो दूसरी पीआईए है, उसकी बातें तो हो रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। और गवर्नमेंट का जो खर्चा है, बात हो रही थी एनएफसी के बाद जो है, और 18th अमेंडमेंट के बाद इतने फंक्शंस ट्रांसफ़र हुए फेडरल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो 15-17 मिनिस्ट्रियाँ कम होनी चाहिए थी। खुद ये इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम 10 कम करेंगे, लेकिन अब उसके लिए कमेटी बना दी, वो कुछ नहीं हुआ उसका। तो और फिर दूसरी जो बहुत डिजास्टर्स बात इस बजट में है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है ना। हम ना दुनिया को कुछ बेचते हैं, ना अपनी इंपोर्ट, जो अपने लोगों के लिए जो है ना लोग चीज़ें बनाते हैं। इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, अपने लोगों के लिए भी हमारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग पूरी नहीं होती। तो अब हमने एक्सपोर्ट्स को जो इंसेंटिव्स थे वो भी ख़त्म कर दिया है। 1% टैक्स जो था उसको नॉर्मल टैक्स में, यानी ये 40% तक जा सकता है, जबकि इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब ये श्रीलंका में आईएमएफ ने कराया है, क्योंकि वो भी डिफॉल्ट कर गए थे। तो हम श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका जो है सारा टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, हमारा अभी उतना टूरिज्म नहीं है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमें तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बढ़ानी है। उसके लिए ये जो बजट है उसमें तो मुझे कोई ज्यादा चीजें नजर नहीं सर आई। आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप तो फिर थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ फोकस ज्यादा होगा ना, रादर देन कि आप ग्रोथ की तरफ आए। ग्रोथ की तरफ आएंगे तो फिर आपकी नहीं, वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी इमरान। स्टेबिलिटी बगैर प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और इकोनॉमी को इम्प्रूव किए बगैर नहीं होगी। ये जो टैक्स कलेक्शन जो पूरी जो अप्रोच है ना, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। ये जो अप्रोच है कि टैक्स रेट्स बढ़ाते जाएं, जब टैक्स रेट्स बढ़ाते हैं तो उससे आपकी बिजनेसेस बैठ जाती हैं और उससे आपकी कलेक्शन कम होती है, बढ़ती नहीं है। टैक्स अगर आप रेट्स कम करेंगे, अब ये देखें ना, जो रेट्स कम करें, बेस को बढ़ाएं। सर रेट कम करें और बेस को बढ़ाएं, तब बात बनेगी। और बिजनेस को बढ़ाएं ना, बिजनेस को किल करेंगे तो आपकी कैसे बढ़ेगी यार? ठीक ये बताया ना। आसिफ कज़वाती सर, हाँ सही कह रहे हैं आप। आसिफ कज़वाती का व्यू लेते हैं। जी आसिफ साहब, ये जो अप्रोच है इस वक्त, क्योंकि हमारे लेंडर्स जो हैं उनकी भी इस वक्त फोकस और अप्रोच यही है कि किसी तरीके से टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान में, रादर देन कि आप पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो आगे कैसे बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से कम होती है। और हमारी हुकूमत का भी इस वक्त फोकस इसी के ऊपर है कि टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जाए, इखराजात कम किस तरह से किए जाए, इसके ऊपर कोई खास काम नहीं हो रहा। कज़वाती साहब, योर ओपिनियन। जी इमरान साहब, शुक्रिया कि आपने इससे पहले भी मदऊ किया और आज भी मदऊ किया, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं दीगर भी, उनके व्यूज़ के ऊपर भी मैं एग्री करता हूँ। और जो मामला पीआईए का असद साहब ने कहा कि, तो उस सिलसिले में बजट में एक चीज़ नज़र आई है मुझे पीआईए के सिलसिले में, कि उन्होंने कैरी फॉरवर्ड के लिए 10 ईयर्स के लिए उनको फैसिलिटेट किया है कि उनके लॉसेस जो है वो 10 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टील मिल का प्राइवेटाइजेशन कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, और पीआईए का जो प्राइवेटाइजेशन है रियल सेंस कामयाब होगा कि नहीं होगा, या किसी और भी इदारे का प्राइवेटाइजेशन कामयाब होगा या नहीं होगा, ये हमेशा के लिए सवालिया निशान है।
एक छुपी हुई चीज बजट में नजर आई है, वो भी मैं बता दूं आपको, और कुछ और छुपी हुई चीजें हैं जो नजर नहीं आती, उनके ऊपर मैं ज्यादा जोर दूंगा। एक तो ये कि जो आपने कहा कि ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस शुड बी द कोर फंक्शन, और ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के लिए उन्होंने रेट्स तो बढ़ाए हैं नॉन फाइलर के, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नॉन फाइलर के रेट्स अगर कनेक्टेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर होंगे तो वो लोडेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर होंगे, लेकिन जहां प्रॉपर्टी की हद तक रेट्स बढ़ाए हैं नॉन फाइलर के, वो एक अच्छा इकदाम भी है। ऑन दी अदर हैंड कि जहां जहां प्रॉपर्टी बाय एंड सेल अनरिकॉर्डेड थी और 7E जो लगाया गया था इससे पहले डीम्ड इनकम के ऊपर, उसमें पूरी तरह कामयाबी नहीं हुई, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि प्रॉपर्टी के ऊपर परचेज एंड सेल के ऊपर नॉन फाइलर के रेट्स बढ़ा दिए जाएं, विच इज अ पॉजिटिव स्टेप सो फार एज द ब्रॉडनिंग इज कंसर्न। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि थोड़ा सा मैं आपने मुझे कहा टैक्स एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ी सी न्यूमेरिकल एनालिसिस मैं सामीन के लिए रखूंगा कि हैरत ये है कि टैक्स ईयर 2022 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ फाइलर्स थे वो 5.5 मिलियन के करीब थे, जबकि टैक्स ईयर 2023 जो ऑनगोइंग ईयर जिसका रिटर्न फाइल की डेडलाइन थ्रू हो चुकी है, इसमें गवर्नमेंट अब तक 4.4 मिलियन करने में कामयाब हुई है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1.1 मिलियन, दैट इज 11 लाख जो अभी तक नाकाम हुई है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने सिम ब्लॉकेज का स्टेप लिया था, उसके अंदर 507,000 के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, और तकरीबन मजीद 5 लाख के ऊपर ये स्टेप्स लिया जा सकता है। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर रिटर्न जमा कराए थे, यानी टैक्स ईयर 2022 के, गवर्नमेंट नाकाम रही उनसे भी रिटर्न लेने में। और एक इत्तला के मुताबिक टोटल रजिस्टर्ड एनटीएन होल्डर्स हैं वो 7.6 मिलियन है, 76 लाख हैं। लेकिन अब तक अगर रिटर्न 4.4 मिलियन जमा हुए हैं तो ये एक नाकामी है गवर्नमेंट की, कि बजाय इसके कि उनसे रिटर्न लिए जाएं और मजबूर किया जाए उनको रिटर्न फाइल करने पे। अच्छा, कई दफा सिर्फ लोग प्रॉपर्टी खरीदते वक्त तो फाइलर बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर रिटर्न नहीं जमा कराते। बिल्कुल तो बिल्कुल स्टेप्स कुछ अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा मसाइल इन्फ्लेशन के होंगे कि बहुत सारी जगहों पे टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए हैं, खुसूसी तौर पे ठीक है। सैलरीड जरा परसेंट मजीद आगे बढ़ते हैं सर, मजीद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ये जो सैलरीड क्लास और नॉन सैलरीड क्लास के हवाले से क्या इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे अब्दुल कादिर मेमन साहब। ये फरमाइए सबसे पहले वो सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास का जो टैक्स स्लैब्स के अंदर जो चेंजेस आई, ये क्या हुआ है? देखिए, सैलरी क्लास में मैं समझता हूँ, वो तो थैंक गॉड पहले बात हो रही थी 45% लग रहा है, अल्लाह का शुक्र वो नहीं हुआ, अब और क्या हुआ है? नहीं, देखिए सैलरी क्लास में मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको रीड करने की, कि 4 लाख महीने के या उससे अबाव अगर किसी की सैलरी होगी तो उसका तकरीबन 28 से 29% टैक्स का रेट बढ़ गया। इट मीन्स अगर वो पहले अगर वो 50,000 देता था तो अब वो 75,000 पे तकरीबन टैक्स देगा महीने का। तो आई थिंक ये जिससे गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है तकरीबन कोई 70 बिलियन के करीब जो है वो रेवेन्यू उनको कलेक्ट होगा। तो आई थिंक इसको नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इसकी वजह ये है कि सैलरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त भी हेल्थ में, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर रही है। जहाँ तक सर 330 बिलियन जो है वो सैलरी क्लास ने टैक्स पे किया था, आपके एक्सपोर्टर्स ने खाली मेरे ख्याल से लेस देन 50 बिलियन। दूसरा जो है नॉन सैलरी क्लास में बहुत रेट ऑफ टैक्स हाई हो गया है, विच इज़ अबाउट 45%। और अगर हम उसमें सुपर टैक्स शामिल कर लें तो ये 55% हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक नामुनासिब है। इसमें होगा क्या, लोग इसको कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे जहाँ पे 29% टैक्स है। तो आपने ठीक है, अच्छी बात है लोग कंपनी में आ जाएं, बट इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो इंडिविजुअल एओपी में और दूसरों में नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताऊँ कि एक्सपोर्ट जो मिनिमम टैक्स किया है उसमें एक अंदाज़ा गवर्नमेंट का ये है कि तकरीबन कोई 350 बिलियन का जो है रेवेन्यू आएगा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पास में देखते जाएं, जैसे असद साहब ने भी बहुत राइटली फरमाया कि पहले भी जब इनकम टैक्स का लॉ था पुराना, तो उसके अंदर एफओबी वैल्यू को लिया जाता था और एफओबी वैल्यू को कम करके
फिर उस पर टैक्स लगाया जाता था और रिबेट दिया जाता था ताकि उसको एक्सपोर्टर पे जो नेट टैक्स हो वो उसका इफेक्ट कम हो। तो मैं समझता हूँ कि ये इकदाम जो है वो ठीक नहीं है। एक्सपोर्टर को इस पर 1% से ज़्यादा टैक्स लेना जो है, ऑल्दो हमारे एक्सपोर्ट ऑलरेडी नहीं है और हम फर्दर इसको और भी ज़्यादा इसको लोग यहाँ पार्क करेंगे पैसे। सही। मैं असद शाह साहब की तरफ आना चाहूँगा। सर, आपसे बात होगी सैलरीड क्लास के हवाले से। ये जो टैक्स रद्दोबदल हुआ है इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जरा नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी देखी जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में राइट नाउ इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2143 पॉइंट्स, तकरीबन 3% इजाफा हो चुका है स्टॉक इंडेक्स में और 74,941 के ऊपर इंडेक्स इस वक्त मौजूद है। जो बजट से पहले एक प्रेशर था कैपिटल मार्केट्स के अंदर, वो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से भी था और डिविडेंड के ऊपर टैक्स के हवाले से भी था। तो ये दोनों जो है वहां पे थोड़े से रिलीफ मिले हैं। और उसके बाद ये देखा, क्योंकि 3 दिन पहले जो 1.5% पॉलिसी रेट कम हुआ था कैपिटल मार्केट्स में, उसका रिएक्शन भी जो पॉजिटिव नहीं आ सका क्योंकि एक फियर ऑफ अननोन मौजूद था। लेकिन अब आप 1.5% शरह सूद जो है उसकी गिरावट देख लें और उसके बाद ये जो मेजर्स हैं इसको कैपिटल मार्केट जो है वो खुले हाथों से वेलकम कर रही है और 3% इजाफा इंडेक्स में मौजूद है। जी शाह साहब, आपकी तरफ आ जाता हूं। अब ये बताइए। पहले तो हाँ। इमरान, ये जो कैपिटल मार्केट जो है ना, ये शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन है बेसिकली। जो ये कैपिटल गेन जो है उसमें पीरियड ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये अप्लाई होगा 1 जुलाई से ना। हाँ। तो ऑब्वियसली जो परचेजेस अभी आप करेंगे उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक विंडो है मेरे ख्याल में जिसमें मेरी असेसमेंट है अभी, और इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक है ना अपॉर्चुनिटी कि अभी 30 जून से पहले आप जो परचेज करेंगे और जो सेल करेंगे उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ दैट। इसमें कोई फंडामेंटल्स पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट कोई इतना पॉजिटिव रिएक्ट करेगी आफ्टर जून 30th। तो पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात, जो आप सैलरीज की बात कर रहे थे उसमें क्योंकि काफी प्रेशर आ गया था बजट से पहले ही सैलरीड लोगों का, तो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट किया है गवर्नमेंट ने। थोड़ा सा स्लैब चेंज किए हैं, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज होगा जितना फियर था मेरे ख्याल में। सबसे ज़्यादा जो है हिट हुआ है, एक तो एक्सपोर्ट सेक्टर और दूसरा जो है नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसे बता रहे थे मेमन साहब भी, तो उसका टैक्स रेट इतना बढ़ा दिया है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट ठीक है कि उसका जो इंडिविजुअल्स का एओपीज का जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए कॉर्पोरेट से, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। जरूरत इस चीज की थी कि कॉर्पोरेट टैक्स आप कम करते और इसको थोड़ा सा बैलेंस करते। उसमें अब इतना टैक्स रेट ज्यादा कर दिया है तो उससे एक तो कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज वो बना लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज्यादा टैक्स इवेजन ज्यादा होगी और लोग दिखाएंगे नहीं अपनी इनकम जो है ना। मेन चीज तो ये है कि जब आप टैक्स रेट्स बढ़ाते हैं तो उससे टैक्स इवेजन आपकी और बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ और चीजें जो थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये जो इन्होंने जो नॉन फाइलर्स पे अगेन काफ़ी ट्रांजैक्शंस में रेट्स बढ़ाए हैं, वो मेरे ख्याल में डायरेक्शन उसकी ठीक है, लेकिन उसको सही तरीका उसका ये था कि आप फाइलर्स के लिए कम करते और टैक्स रेट्स कम करके और उसको ज़्यादा पिनलाइज करते। अभी जो है ना बिल्कुल ही बिजनेस बिठाना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और तीसरी एक चीज और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आई वुड लाइक अदर पैनलिस्ट आल्सो टू कमेंट, कि ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज, एक तरफ तो कॉर्पोरेटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट जो है ना फर्स्ट इनिशियली जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो प्राइवेट कंपनी बनाता है ना। तो आई एम सीइंग कि प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स पे विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है परचेज करने पे या कंपनी बनाने पे। तो ये इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स, मतलब ये है कि आप जब शेयर्स खरीदते हैं उस पे भी अगर टैक्स लगा दें विदहोल्डिंग टैक्स, तो ये तो डिस्करेज करने वाली बात है ना, कैपिटल फॉर्मेशन को स्टॉप करने वाली बात है।
So this is very strange. Some of these things are very, very strange. अच्छा, ये कादिर मेमन साहब इसके ऊपर जरा कमेंट करना चाहेंगे। मेमन साहब। अच्छा, एक तो देखें, मैं इजाज़त दें तो इस दफ़ा एक नया कॉन्सेप्ट जो है नॉन फाइलर पे अब आया, लेट फाइलर ऑल्सो। तो लेट फाइलर, हाँ, ये एक और आ गया, एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया। पहले एक फाइलर, फिर नॉन फाइलर, अब नया आ गया कि लेट फाइलर। तो आई थिंक ये भी एक जो विदहोल्डिंग एजेंट है उसके लिए एक और मुश्किल काम हो गया कि वो कौन लेट फाइलर था, कौन क्या था, यू नो, दैट इज़ वन थिंग। प्राइवेट कंपनी में ये लॉ लास्ट ईयर अमेंड किया गया था, और वो लॉ ये अमेंड किया गया था कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई शेयर्स जो है वो बेचेगा, तो जो खरीदने वाला होगा वो उसका सर्टेन परसेंटेज जो है वो विदहोल्ड कर लेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के अंदर तो आपकी हो जाती है कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन, एनसीसीपीएल कर लेता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं होता। और ये चूँकि उस जगह ज़्यादा नुकसानदेह होगा जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉक जो है सेल हो रही होगी। तो मैं समझता हूँ, लेकिन एक अच्छा इकदाम जो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक बुत तोड़ा गया कि फाटा और पाटा में जो सेल टैक्स की एग्जेम्पशन थी रॉ मटेरियल की और सप्लाई की, तो ये बहुत सुना जा रहा था कि ये एक दफ़ा फिर बढ़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ प्रीवेल्ड और उन्होंने शुरू कर दिया 6% से 6%, और फिर अगले साल जो है वो 10%, और इस तरह से वो 3 साल में जाके वो स्टैंडर्ड रेट पे आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और लेकिन कसबाती साहब की तरफ चलेंगे, और बात यह है कि पहले हम फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर बात करते थे, और अब फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर एक झुंझुना दे दिया। सर बजाते रहिए अब आप इसे। बस सर मैं एक इजाफा करूंगा इस सिलसिले में कि लेट फाइलर का इम्पैक्ट पेयर के ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट सिर्फ पेनल्टी पर्पसेस के लिए है कि लेट फाइलर को मेरे अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा फैसिलिटेट किया गया है कि वो डायरेक्टली लैंड करता था हायर स्लैब ऑफ पेनल्टी में, तो उस लिहाज से खाली उसका इम्पैक्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। दो और चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा नाजरीन के लिए। एक तो ये कि जब वो नॉन फाइलर होगा तो वो ट्रेवल अब्रॉड नहीं कर सकेगा, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस, कि नाइकॉप वाला हो या हज और उम्रे वाला हो। बाकी तमाम लोग जो हैं वो अगर नॉन फाइलर होंगे यानी एटीएल की लिस्ट में नहीं होंगे, तो वो इफेक्टिवली इट विल बी एज बैड एज इन ईसीएल। तो इसका मैकेनिज्म बड़ा अजीब सा होगा कि वो ईसीएल के लिहाज से तस्वीर किए जाएंगे। तो अब नॉन फाइलर को केयरफुल रहना पड़ेगा, और केयरफुल वैसे भी होना चाहिए, उनको फाइलर बनना चाहिए। इसके अलावा इसी से कनेक्टेड चीज एक सिम ब्लॉकेट के सिलसिले में, और जो लोग कोर्ट्स में चले गए थे उनको इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली काउंटर करने के लिए एक एलिमेंट रखा गया है। हालांकि गवर्नमेंट उसमें नाकाम रही कि नोटिस वाली चीजें उन्होंने कंप्लाई नहीं की और जनरल ऑर्डर इशू कर दिया, जिसके सिलसिले में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई है। वो कॉम्प्लिकेशन अभी भी मौजूद है और शायद फाइनेंस एक्ट में उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। लेकिन उनके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है दोज आर वेरी हैवी पेनल्टीज, कि 100 मिलियन की पेनल्टी है फर्स्ट डिफॉल्ट के ऊपर, और 200 मिलियन की पेनल्टी है। और इसके अंदर वो एजेंसीज भी शामिल होंगी जो एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को ट्रेवल करवाएंगी, मतलब एयरपोर्ट के लेवल के ऊपर जो एजेंसीज उन नॉन फाइलर को जाने देंगी, उनके ऊपर भी ईच डिफॉल्ट के ऊपर 100 मिलियन की पेनल्टी है। तो नॉट ओनली मोबाइल कंपनीज, और इसके अलावा यही एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन के ऊपर हो सकता है, गैस डिस्कनेक्शन के ऊपर हो सकता है। तो आइडियली आई वुड रिकमेंड द गवर्नमेंट कि पहले नोटिस की नॉन कंप्लायंस को चेक किया जाए, फिर इसके बाद ये सिम ब्लॉकेट वाला एलिमेंट लाया जाए। एक और एलिमेंट में मैं शाह साहब का कमेंट इसके ऊपर चाहूंगा। शाह साहब, अच्छा लाइन डिस्कनेक्ट हुई। कादिर मेमन साहब, वेल्थ क्रिएशन की स्पेस आपको नहीं मिल रही है, और कंप्लायंस जो है वो इंतहाई सख्त, ठीक है, ये बड़े रास्त इकदाम हैं कि जनाब नॉन फाइलर्स जो है वो इजीली ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसकी कंप्लायंस आप क्या समझते हैं कि किस हद तक हो पाएगी? देखें, कंप्लाइंस तो मैं समझता हूँ कि ये एयरपोर्ट वाला या ये ट्रैवल वाला ये तो हो जाएगा। द रीज़न इसके उनके पास सिस्टम पे आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कंप्लाइंस में कोई इशू होना चाहिए। लेकिन द इशू ये है कि ये सारी पेनल्टीज़ दुनिया के अंदर
डेटरेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, कोई टैक्स के रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो जो पेनल्टी के अमाउंट की जो की गई है वो बहुत है। देखें इसमें कहना, यानी इसको हम सादा अल्फाज में ऐसे कर सकते हैं ना कि जनाब आप जा रहे हैं इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना, लेकिन आप थ्रू टैक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो नामुमकिन होगा। और यहाँ पे फिर एयरलाइन का बिजनेस कितना मुतासिर हो जाएगा सर? एयरलाइन का बिजनेस के अलावा अब मॉडल ये हो गया है कि आप जितनी भी क्लास से बनाते जाएं वो टैक्स जो है वो नॉन फाइलर जो है वो अपनी जेब से नहीं देता, वो कंज्यूमर पे ऐड कर देता है और वो आपसे वसूल कर लेता है। तो अल्टीमेटली वो टैक्स का मॉडल जो है वो इस तरह से बिल्कुल जो है वो नहीं है। दूसरा जो गवर्नमेंट अभी बजट में भी और बहुत ज़्यादा कहती है, प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, जैसे अभी PI की हो रही है, स्टील मिल पे ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि जी हम इसको नहीं समझते कि कभी भी वायबल हो सकती है। लेकिन अगर आप उसके रेवेन्यू में देखें तो सिर्फ 30 बिलियन का रखा गया है प्राइवेटाइजेशन का, विच आई थिंक इससे ये इंटेंशन होती है कि अगले साल कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन हमें नज़र नहीं आ रही है। आई थिंक सो। ठीक ठीक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डिस्कस कर रहे हैं बजट के जो खदोखाल और जो चीज़ें सामने आई हैं। पैनल हमारा मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन में असद अली शाह साहब की तरफ चलते हैं। शाह साहब, ये जो बात की जा रही है हमेशा फाइलर और नॉन फाइलर की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पेनलाइज किया जाए, लेकिन हमने पिछले मेरे ख्याल से एक आध दिहाई हो गई है और डार साहब जो है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराई थी ये टर्मिनोलॉजी। ये बताइए कि इसका अब तक कितना फ़ायदा हुआ है और अब जो स्टेप्स कहे जा रहे हैं क्या ये फ्रूटफुल होंगे? क्या आप नॉन फाइलर को स्ट्रीमलाइन लेकर आ जाएंगे, उनको फाइलर में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह की कंप्लाइंस से? जी, मेरा ख्याल है इसका, देखें कुछ तो फ़ायदा हुआ है इसकी वजह से। अगर 10 मिलियन होते थे हमारे फाइलर्स, वो 10 से अगर 5 मिलियन हो गए हैं या 4.5 मिलियन हो गए हैं, तो फाइलर्स तो बड़े हैं, लेकिन अब उसकी कि वो ठीक फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर वो बहुत सारे लोग फाइल करके और फिर निकल जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांजेक्शन करके, तो वो इन्फोर्समेंट जो है ना वो नहीं हो रही है, तो इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। और अभी इन्होंने जो मेरे ख्याल में उस पर ज़्यादा इम्पोज किया, तो वो मेरे ख्याल में वो डायरेक्शनली ठीक है। लेकिन ओवरऑल टैक्स रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं कि दैट विल रिपेल पीपल फ्रॉम कमिंग इन द टैक्स नेट ना। तो वो इस वक्त मतलब ये कि बजाय इसके कि आप एक्सपेंडिचर अपना कम करें, जो रियल इशू है पाकिस्तान का वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा एक्सपेंडिचर टू GDP रेशो जो है वो बहुत खराब है, 22-23%। अच्छा सर, इसके ऊपर देखें, आप कहते हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन वहां सोच क्या है? क्यू ब्लॉक में सोच क्या है? क्या इसमें इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या आते हैं जनाब एक्सपेंडिचर कम करने में? नहीं, इशू तो यही है ना कि हमारा माइंडसेट जो है वो बिजनेस एज यूजुअल वाला है ना। एक्सपेंडिचर कम करने में मुश्किल होती है, फिर आपको डेवलपमेंट, हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी नॉन डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ उसमें भी आधी लीकेज है और वो प्रोजेक्ट्स लगते ही नहीं है। अब 3.8 ट्रिलियन का आपके पास पैसा नहीं है, आप बोरो करके लगाते हैं, वो 3.8 ट्रिलियन आपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का लगा दिया। उसके अलावा इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, वो कम करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि माइंडसेट नहीं है ना। असल बात जो मैं करता हूँ कि असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो हमारा जो पॉलिटिकल और जो हमारी जो लीडरशिप है उसका माइंडसेट का है। डिस्ट्रप्टिव चेंज लाने के लिए जो है वो हमें कोई डिफरेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस इज ऑल अबाउट हैविंग द राइट पीपल। ये जो बात कर रहे हैं हम डिजिटाइजेशन की, और के मैकेंजी को आपने एंगेज कर लिया और वो आपको डिजिटाइज कर देगा, ऐसा नहीं है। कोई कंसल्टेंट वो आपको अच्छी आइडियाज दे देंगे, कुछ चीजें आपको बता देंगे, लेकिन जब तक FBR में लोग ठीक नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी स्टीव जॉब्स कहता था कि टेक्नोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट एन इशू, इट इज द पीपल बिहाइंड द टेक्नोलॉजी।
ये गवर्नमेंट जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ रही है। ठीक है, इन अगर दोनों आप पॉइंट्स जो को है ना सर जी, इन दोनों पॉइंट्स को रखता हूं जरा मैं कसबाती साहब की तरफ। बिजनेस एज यूजुअल हमारी जो है वो माइंडसेट है। हम अगर किसी मुल्क से पैसा लेने भी जाते हैं, ताउन मांगने भी जाते हैं, तो जहाज भर के अपने साथ जो है लोगों को लेके जाते हैं। यही गवर्नेंस और यही तर्ज हुक्मरानी आप भारत में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, आप ईरान में देख लें। हम क्यों नहीं सीखते वहां से ऑस्टेरिटी, वहां से किफ़ायत शारी, अपने अखराजात को कम करना। और फिर दूसरा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मैरिट, ये सारा कत्लेआम है पाकिस्तान में। तो जब तक इन बेसिक सुतूनों को आप सही नहीं करेंगे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। कसबाती साहब जी, इसमें थोड़ा सा मैं असद साहब के साथ जाऊंगा इन अ वे, और थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा तो आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझेंगे, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा। लेकिन नेचुरली किफ़ायत शारी बहुत अहम चीज़ है और यही शरई नुक्ता भी है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल ग्राउंड पे मिनिस्ट्रीज को और लोगों को ऑब्लाइज करेंगे तो नेचुरली एक्सपेंडिचर तो कम नहीं हो सकते। और जाहिर है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स अगर कम नहीं होंगे, जबकि प्रोटोकॉल इन अदर कंट्रीज इतना हाई लेवल प्रोटोकॉल नहीं होता कि हमारे यहाँ तो रोडें बंद हो जाती हैं, हमारे यहाँ 40-40 गाड़ियां आगे पीछे होती हैं, पूरी पब्लिक परेशान हो जाती है जब लोग गुजरते हैं बड़े बड़े। और इस बड़े बड़े में छोटे छोटे मिनिस्टर भी कई दफा शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब तक हम एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता। अच्छा, आपसे मैं कंटिन्यू रखूंगा, आसिफ आपसे मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन इस वक्त निहाल कासिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। निहाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये स्टॉक एक्सचेंज में आज 2000 पॉइंट्स इंडेक्स जो है वो कितना वार्म वेलकम किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है मार्केट में? जी वालेकुम सलाम। ये मार्केट आज तकरीबन 2200 पॉइंट प्लस है और उसकी वजह ये है कि बजट से पहले कुछ रूमर्स आए हुए थे जो काफ़ी नामुनासिब थे और उनकी वजह से मार्केट को कुछ ज़्यादा ही सेल ऑफ कर दिया गया था। तो अब आज आप देख रहे हैं कि शेयर जो ज़्यादा ऊपर आए हुए वही है जिनके में ज़्यादा सेलिंग आ चुकी थी। तो रिकवर हो रही है मार्केट और जो गलत एक्सपेक्टेशन थी वो फेज आउट हो रही है। नहीं, उसमें मेरे ख्याल से कैपिटल गेन्स के हवाले से जो बात हुई उसमें कुछ टाइम और 31 जून तक का है। जो शेयर्स 1 जुलाई और 2024 है उसके बाद खरीदे जाएंगे, हाँ। उसके कैपिटल गेन पे जो है वो टैक्स लगा है, जिसका पीरियड ख़त्म कर दिया गया है। बट जो 30 जून 2024 से पहले हैं उन पे वही लॉ अप्लाई होगा जो पुराना लॉ है। जो पुराना लॉ है, तो इसका मतलब है बजट की जब इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके साथ हो जाएगा ना, तो ये एक स्पेस मिला है यहाँ से। ये दोनों रियल एस्टेट में भी यही इन्होंने किया है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वाइज थिंग, कि जो भी अब प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी जाएगी, हाँ। उस पर जो कैपिटल गेन का इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट होगा। और अगर स्टॉक एक्सचेंज में तो अगर निहाल साहब, मार्केट रीड कर रही है इन चेंजेस को या इस वक्त किस तरह का ये है तेजी, लाओ कैसी है? फिर देखिए, जैसे मैंने कहा ये मार्केट बढ़ रही है बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन नेगेटिव थी उसकी वजह से नहीं। जो शेयर जो बेचे गए थे काफी ज्यादा वो रिकवर हो रहे हैं क्योंकि जो बैड न्यूज एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आ रही थी। जहाँ आपकी बात थी जो बजट से पहले जो जून 30 से पहले बाय कर लेगा स्लैब में आ जाएगा, वो एक बेनिफिट है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो इस लेवल पे बाय कर रहे होते हैं वो 4 साल या 5 साल वेट करने वाले लोग नहीं होते, बट वो इस एंटिसिपेशन में कर रहे हैं कि जून 30 तक और बाइंग आ जाएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, यानी अच्छे लेवल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी, इसमें अगर आप इजाजत है मैं ऐड कर दूं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं आज से 30 जून तक की इतनी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म पे कर लूं कि उसके गेन पे मुझे जो है वो टैक्स ना देना पड़े, नॉर्मल टैक्स लगेगा। ठीक। तो जो अभी जो ख़त्म किया गया वो पीरियड ख़त्म किया गया 6 साल का जो था, उस पीरियड को ख़त्म किया गया। और ये सिमिलर जो है इन्होंने अमेंडमेंट्स रियल एस्टेट में भी की है और ये हमेशा से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये हमेशा से ये एक डिमांड होती थी कि हमें दूसरे सेक्टर के बराबर लाया जाए। तो ये इनफैक्ट दोनों सेक्टर्स को बराबर कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया निहाल साहब। इमरान साहब, अगर इजाजत हो तो मैं इजाफा करूं इसी पॉइंट में छोटा सा। जी बिल्कुल, कसबाती साहब बोलिए। सर, इसके अंदर एक और एलिमेंट भी सोचने का है कि जो नॉन फाइलर होंगे वो नॉर्मल रेट पे टैक्स हो जाएंगे उनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो इस वक्त फ्लैट रेट पे हैं, और वो रेट रेंज करता है फ्रॉम 15% टू 45%।
तो एक एलिमेंट तो कादिर साहब ने कहा वो वाला एलिमेंट है, और एक नॉन फाइलर वाला एलिमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नॉन फाइलर के लिए जुलाई 1 2024 के बाद ये ट्रांजैक्शन करना डिफिकल्ट हो जाएगा और उनको भी फाइलर बनना पड़ेगा। इन अ वे इट इज अ पॉजिटिव साइन, और स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से बात करूं तो इट विल बी नेगेटिव साइन। अच्छा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें तो ये नेगेटिव साइन है। जी, हम बात कर रहे थे फिर रियल एस्टेट के हवाले से। अच्छा, देखिए रियल एस्टेट में उन्होंने 3-4 इकदाम किए हैं। नंबर 1, एक तो ये किया है कि जो रियल एस्टेट का जो पीरियड था कैपिटल गेन का उसको ख़त्म कर दिया गया। अब रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी होल्डिंग पीरियड जो भी हो वो आप उसी 15% पे उसको टैक्स करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये किया गया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सेलर और बायर 3% देते थे, अब उन 3% को बढ़ा के 4% किया गया है, लेकिन प्रोग्रेसिव किया गया है कि जो 50 मिलियन उससे नीचे होंगे उनको 3%। इसी तरह अब आप जो कोई नया प्लॉट ख़रीदने जाते हैं या कोई नई सोसाइटी अगर कोई प्लॉट देती है तो 5% FEDB उस पर लगा दिया गया है। तो सर हम आगे भी इसको फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ी सी ज़रा नहीं, तो स्टॉक मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा फोकस है। मैं जफर मोती हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर साहब, किस बात की तेजी है मार्केट में? भाई, कैपिटल गेन टैक्स में जो रूमर्स उड़ाई गई थी बजट से पहले वो गलत साबित हुई। उन्होंने हमें बड़ा अफेक्ट किया, मार्केट ओवरसोल्ड भी हुई, और अली परवेज मलिक साहब को तो खुद टीवी पर भी बोलना पड़ा कि भाई ये कुछ ब्रोकर्स ने की है लाहौर के उधर से, यानी ये रूमर वहां से क्रिएट हुई है। रूमर क्रिएट हुई, उसको संभालना के लिए उनको आना जरूरी पड़ा। और जब कैपिटल गेन टैक्स में सिर्फ स्लैब को खत्म करके 15% के एक दिन में कैपिटल गेन टैक्स हो आपका या एक साल में हो, तो स्लैब जो थे वो सब खत्म हो गए, 6 महीने, साल और उसके बियॉन्ड वाले। तो उससे ये लगा कि भाई कैपिटल मार्केट को इन्होंने छेड़ना नहीं है, और इसी वजह से अभी बिल्कुल बहुत करीब है कि आप थोड़ी देर में मुझे 75,000 के इंडेक्स क्रॉस करने पर भी कॉल करोगे। चलें, ठीक है, फिर हम 2 बजे जरा बैठते हैं, दोबारा आपसे बात करेंगे उस वक्त कि क्या सूरत हाल है मार्केट, और मार्केट में इस वक्त तेजी है ये कितने अरसे की है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद था। अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जफर मोती हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ कसबाती साहब हमारे साथ मौजूद थे, और असद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद न्यूज़ बुलेटिन, और न्यूज़ बुलेटिन के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।